दोस्तों, आपके घर कोई राजनेता हाथ जोड़े आया होगा। उनका एक डायलॉग होता है जो बहुत बेहतरीन होता है। आप तो जानते हो कि हम आदिवासियों के लिए कितना कुछ करते हैं। जब ये राजनीतिक पार्टी वाले लोग आपके घर में आते हैं, आपको बनाते हैं और कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन जो आदिवासियों की मेन समस्या है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। और दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक को हाथ लगाने वाला हूँ जो टॉपिक बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है कि यह आपको विचार करने पे मजबूर कर देगा, चिंतन करने पे मजबूर कर देगा कि क्या है आदिवासियों की। अगर इस सरकार को, इस गवर्नमेंट को चिंता है, जो समाज इस देश का मालिक होने का दावा करता है, जो समाज इस जल जंगल जमीन के मालिक होने का दावा करता है, उस समाज की स्थिति आज अगर हम इस आलेख के मार्फत देखें तो बहुत गहरी और चिंताजनक बात है। और इस चिंताजनक बात को अगर हमने आज अगर दिल पे ना लिया तो हो सकता है आने वाले 5-10 सालों में कुछ आदिवासी समुदाय मिट जाए और हम कहते रहे कि हम सिर्फ आदिवासी है और हमारी जो आबादी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। दुनिया की एक बड़ी चिंता है कि इंडिया और चीन में आबादी बढ़ रही है, लेकिन एक बहुत गहरी चिंता है इस नेचर को संभालने वाला, इस नेचर के साथ रहने वाला आदिवासी, आज उसकी जनसंख्या बहुत कम हो रही है और कुछ तो अभी मिटने के कगार पर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जनसंख्या क्यों कम हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है और आंकड़े कौन से राज्य के किस पे आ रहे हैं। जैसे वह दोस्तों, मैं राहुल कन्ना के ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगर हम उनका आंकड़ा देखें तो ये पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे 37 करोड़ आदिवासी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आल दुनिया के आदिवासियों की संख्या 37 करोड़ बताई गई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 705 आदिवासी समूह रहते हैं, या कम ज्यादा हो सकता है। अभी ये मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। 705 से कम ज्यादा समूह इस भारत देश में रहते हैं। तो उसके इसमें बता दूं कि अंडमान में जो जारवा जमाती रहती है, कुल उनके सिर्फ जारवा जमाती के 400 लोग बचे हैं, यानी वो जमाती नष्ट होने के कगार पर है। दोस्तों, झारखंड जैसा अनुसूचित राज्य जहाँ पे 30 प्रकार के आदिवासी समूह रहते हैं और झारखंड को आदिवासी वाला राज्य कहा जाता है, जहाँ पे आदिवासियों की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है। मैं आपको झारखंड के कुछ आंकड़े नमूने दिखाऊंगा जो जनगणना में पाए गए हैं, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हो। 1941 की जनगणना में 35.65% लोग थे। 1951 की जनगणना में 36.03% लोग थे। 1961 की जनगणना में 33.93% लोग थे। 1971 में यानी 1971 में 32.12% लोग थे। 1981 में 30.26% लोग थे। 1991 में 27.67% लोग थे। 2001 में 26.30% लोग थे और 2011 की जनगणना में 26.21% लोग हैं। दोस्तों, अगर आप ये आंकड़े देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आदिवासियों की कहीं भी आबादी बढ़ी नहीं है, तो वो और से घटी आ रही है। तो हम दूसरे राज्य के बारे में जानते हैं। अनुसूचित राज्य में दूसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, जहाँ पे 2001 में 19.30% जनसंख्या बताई गई है और 2011 में 8.76% जनसंख्या बताई गई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बिरहोर आदिवासियों का आंकड़ा सिर्फ 401 है और असुर जाति का आंकड़ा 305 ओनली यह रह गए हैं। असुर जाति में सिर्फ 305 लोग हैं और बिरहोर जाति में सिर्फ 401 लोग यहाँ पे दिखाए गए हैं। दोस्तों, दूसरा अनुसूचित राज्य है उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, बोंडा आदिम आदिवासी मात्र उड़ीसा में 6000 ही रह गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि बोंडा आदिम जमाती जो आदिवासियों की है वो आज भी पुराने तौर तरीके और पुराने परंपराएं के अधीन है और उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल नेचर के समरस है। तो अगर वो लुप्त हो जाते हैं
वो बोंडा आदिम जमाती अगर लुप्त हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है इस जंगल जल जमीन को संभालने में। तो दोस्तों उनका बचना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर उनकी कुल आबादी देखें, कुल जनसंख्या देखें तो सिर्फ 6000 ही रह गए हैं। दोस्तों उसके बाद है अनुसूचित राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में 31.78 लाख आदिवासी है जो कुल जनसंख्या लगभग 9% है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 153.60 लाख है, उसकी कुल जनसंख्या 21.0% है। गुजरात में 15% आबादी आदिवासियों की मानी जाती है। राजस्थान में 13.47% जनसंख्या आदिवासियों की है। हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या 9% है और महाराष्ट्र में भी जनसंख्या 9% पाई जाती है। दोस्तों ये सभी राज्यों की जनसंख्या दिखाने और उनकी परसेंटेज दिखाने का कारण यही है कि हम जब 1941 से भी अगर हम देखें, उसके पहले से भी अगर राज्य जो जनगणना हुई है उसके आंकड़े देखें तो बहुत तफावत आती है। उसमें एक मेन रीज़न ये भी है कि आदिवासियों का जब से 1951 तक तो एक कॉलम था जनगणना में। जब से आज़ादी हुई और उसके बाद 41 तक कॉलम था और 51 से आदिवासियों का कोई भी धर्म का कॉलम वहाँ पे नहीं दिखता। तो इसका ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि आदिवासियों को बांटा गया है धर्मों में। आदिवासी जहाँ पे रहता है, अगर एक आदिवासी पढ़ा लिखा है और वो शहरों में रह रहा है, उसके आजू बाजू में हिंदू मुस्लिम कोई भी है, तो जनगणना वाले जब आते हैं तब उनके पास आदिवासियों का कोई कॉलम ही नहीं रहता। तो लिखेंगे कहाँ पे? वो हिंदू कर देंगे, उसको मुस्लिम कर देंगे, उसको क्रिश्चियन कर देंगे। यह भी बहुत बड़ा मैटर है। इससे भी आदिवासियों की जनसंख्या हमें कम दिखाई जाती है। इसका एक दूसरा कारण है दोस्तों, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी जब से बिठाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बिठाया गया है, उसमें जो प्रभावित हुए हैं गांव, वो आज भी, मैं आज के डेट में जो वीडियो बना रहा हूँ, आज भी केवड़िया गांव जो क्षेत्र है उसमें जो प्रभावित गांव के लोग हैं आज भी संघर्ष कर रहे हैं इस लॉकडाउन में भी। और गवर्नमेंट तो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई मीडिया भी वहाँ तक जाके वो न्यूज़ नहीं कास्ट कर रहे हैं। मुझे भी वहाँ से बहुत ईमेल आते हैं। वहाँ पे जो लोग हैं उनको संघर्ष करना पड़ रहा है इस ज़मीन के लिए, क्योंकि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच में जो ज़मीन आई है वो उनकी है और उनको वहाँ से हटना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट बहुत ऐसे कारण मैं बता दूंगा सरदार सरोवर डैम से कि गवर्नमेंट उनको मुआवजा नहीं देती, बल्कि ये है लॉ में कि आदिवासियों को उसका अच्छे से अच्छा मुआवजा मिला जाए। तीसरा कारण दोस्तों, सरदार सरोवर जैसे डैम बनाए जाते हैं कहीं भी और आदिवासियों के गांव से गांव बहुत सारे गांव उठाए जाते हैं और ना उसको मुआवजा दिया जाता, ना उनको एक अलग सी ज़मीन दी जाती है और आदिवासियों को दारों दार भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो आदिवासी 10-20 एकड़ का मालिक है उसको एक रात में ये भूमिहीन कर देते हैं। ये भी एक कारण है दोस्तों। जैसा कि उड़ीसा में एक प्रकरण हुआ, उसमें 90 आदिवासियों के घर उजाड़े गए और लॉकडाउन में जब सरकार बोल रहा था कि आप घर में छिपो, तब यही गवर्नमेंट उन आदिवासियों को घर से बाहर निकाल रहा था, उनके घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे थे। ये कारण इसलिए था कि दोस्तों उनके ज़मीन में जो है बॉक्साइट मिलता है और बॉक्साइट गवर्नमेंट को चाहिए या गवर्नमेंट के कुछ दलालों को चाहिए, इसलिए वो घर बैठा रहे थे। ना वहाँ पे कोई मीडिया जा रहा था और जो मीडिया जा रहा था उस मीडिया को धमकी दी जा रही थी। तो दोस्तों सरदार सरोवर डैम, स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे उड़ीसा में हो गया, या महाराष्ट्र में हो गया, व्याघ्र प्रकल्प को लेकर बहुत सारे आदिवासियों के गाँव उठाए जाते हैं, किसी बंधारे को लेकर, किसी फैक्ट्री को लेकर, और ऐसे बहुत सारे रीज़न है जहाँ पे आदिवासी इस ज़मीन के लिए लड़ता रहता है। और दोस्तों आज आप देख रहे हो जारवा जमाती, बोंडा जमाती जो जमाती है वो कम होने के कगार पर इसलिए है कि गवर्नमेंट सिर्फ मुंह से बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। लेकिन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आबादी जो घट रही है तो आने वाले 5-6 सालों में हमें ये पता चले कि यहाँ पे जो आदिवासियों की संख्या है वो ना रहने के बराबर होगी और इस देश का मालिक मिट जाएगा। और यही तो षड्यंत्र है। तो दोस्तों आपको समझना है, और जो भी पॉलिटिशियन आपके घर में आते, तालुक गाँव में, तहसील में कहीं भी आता है और आप करते, तो आपको पहला सवाल पूछना है कि आदिवासियों के जनसंख्या के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करोगे। क्योंकि बैगा जमाती भी, इसका भी एक संख्या हमने देखा है, प्रधान बैगा ऐसे कुछ जमाती है, उसकी भी जनसंख्या कम होती आ रही है। तो दोस्तों ये बहुत चिंताजनक विषय है जो हम इस पे बात नहीं करते, लेकिन बात करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पूछना पड़ेगा, तभी आदिवासियों की जो जातियाँ है वो अच्छी रह सकती है। दोस्तों अगर टॉपिक पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।